अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर्स में। ऑडिट रिपोर्ट की हमने काफ़ी बातें की, तो चलते हैं पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे चलेंगे। जी, ऑडिट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने ऑडिट रिपोर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो कवर की। और पहली फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट पर ISA 700 अगर हमें कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है। और फिर हमने कहा कि रिपोर्ट मॉडिफाई करने की दो रीज़न हैं, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन बाय इंक्लूडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर या फिर अदर मैटर पैराग्राफ। और वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, हम शेयर होल्डर की अटेंशन में देना चाहते हैं, तो कैसे हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में उन्हें? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। इसकी हमने दो एग्जांपल डिस्कस कर ली। इफ देयर इज एनी गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर और ब्रेक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम हाईलाइट करेंगे थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बाय अनक्वालिफाइड ओपिनियन। या हमने देखा कोई अनसर्टेनिटी है या कोई कंटिजेंसी है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज्ड है जो हम शेयर होल्डर की अटेंशन में देना चाहते हैं, तो कैसे हाईलाइट करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू, ओपिनियन कंपनी की फेवर में। हम मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं अदर मैटर पैराग्राफ, जिसकी हमने कुछ 4 एग्जांपल डिस्कस की थी। एक एग्जांपल हमने हाईलाइट की थी, क्या? इफ अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट करना है। इसको आज हम चेंज करेंगे। हम बाकी 3 एग्जांपल अदर मैटर की ही हैं। इफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म, इफ ऑडिटर limiting its liability towards particular stakeholders, if auditor reporting on more than one set of financial statements for the same company। ओपिनियन क्वालिफाई करने की 2 रीजन थी, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट या फिर स्कोप लिमिटेशन। डिसएग्रीमेंट की सूरत में हमने देखना है मैटर सिर्फ मटीरियल है या परवेसिव है। मटीरियल है तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। और स्कोप लिमिटेशन की सूरत में देखना है मैटर मटीरियल है तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, नहीं अगर परवेसिव है तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। तो ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, मीन ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स की बात करेंगे। सो ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स की बात करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑडिट रिपोर्ट खोल के भी अपने सामने रखेंगे ताकि हम चीज़ें साथ रिपोर्ट में होता क्या क्या है वो भी पढ़ते जाएंगे और कंटेंट्स भी डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के कंटेंट्स। एक स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं? तो ऑडिट रिपोर्ट का पहला कंटेंट है टाइटल। और टाइटल क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टाइटल क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मीन ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के अंदर शायद हमें नजर भी आ रहा है। उसके बाद दूसरा कंटेंट क्या है? एड्रेसी। मीन रिपोर्ट किसको दी जा रही है? नॉर्मली एड्रेसी कौन होते हैं? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। 2 चार्टर्ड गवर्नेंस को भी हो सकती है या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि भाई आपने रिपोर्ट किसको देनी है। हाँ, नॉर्मली किसको होती है? टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मीन टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर ऑफ ABC कंपनी। मीन कंपनी का जो भी नाम है वो यूज होगा। तो ये क्या हो गए? पहले 2 कंटेंट, टाइटल और एड्रेसी। उसके बाद तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो क्या है? ओपिनियन पैराग्राफ। इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, आइदर फेवर में या फिर अगेंस्ट। लेकिन अभी हम फेवर की ही बात कर रहे हैं, क्यों? स्टैंडर्ड वर्डेड रिपोर्ट के कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऑडिटर ओपिनियन अपनी देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन साथ इसमें क्या होगा? ओपिनियन के साथ साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी होगा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या होगा? उसके अंदर ऑडिटर जो है वो बताएगा कंपनी का नाम क्या है जिसकी मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, उसका ईयर एंड क्या है वो भी बताएगा, और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट हमने ऑडिट किए हैं उन 5 कंपोनेंट्स के नाम भी बताएगा। किसमें? ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर ही। कंपनी का नाम भी, ईयर एंड भी, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम भी, और साथ क्या करेगा? ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। कैसे? ये हमें एक पैराग्राफ नजर आ रहा है, आइए इसे रीड करके देखते हैं।
क्या कहता है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी, द कंपनी विच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट, मीन ईयर एंड भी आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक कंपोनेंट भी आपने बता दिया, एंड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम दूसरा कंपोनेंट बता दिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तीसरा कंपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये क्या हो गया, कंपनी का नाम भी आ गया इसमें, ईयर एंड भी आ गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के नाम भी आ गए। उसके बाद मेन ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन द कंपनाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट, मीन ये बात कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, या कह देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, या कह देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तीनों का मतलब सेम है। Of the financial position of the company as at that date and of its financial performance and cash flow for the year ended in accordance with IFRS, और दूसरी बात क्या कर दी कि financial statements according to accounting standard भी हैं। तो क्या हो गया, ओपिनियन पैराग्राफ। तो पहले क्या है, टाइटल है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एड्रेसी मेनली टू शेयर होल्डर या लॉ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट भी हो सकता है, और उसके बाद ओपिनियन जिसके अंदर कंपनी का इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के नाम और ओपिनियन। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाएगा बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। क्या दिया गया है, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, जिसके अंदर आप अपनी ओपिनियन की बेसिस बताओगे। नॉर्मली ये पैराग्राफ पहले आता था कब, जब आप कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दे रहे हो तब आता था, लेकिन कोई 2-4 साल पहले जो है स्टैंडर्ड में चेंज आया और उन्होंने कहा कि बेशक आप कंपनी की फेवर में ओपिनियन दे रहे हो फिर भी ये पैराग्राफ आपने देना है। जब फेवर में ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर ये पैराग्राफ क्यों देना है, कुछ 3 बातें करने के लिए। क्या 3 बातें करनी है इसके अंदर, कि हमने जो भी काम किया है वो वर्क जो है वो परफॉर्म्ड किया है पर ISAs, मीन अपनी मनमर्जियां नहीं की, हमने जो भी ओपिनियन दे रहे हैं काम किसके थ्रू किया है, ISAs के अकॉर्डिंग। ये चीज इस पैराग्राफ में हाईलाइट करनी है। दूसरी चीज इस पैराग्राफ में हाईलाइट करनी है कि हमने अपनी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी फुलफिल की हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की हैं, मीन हमने कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है, अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको हमने मेंटेन रखते हुए जो है वो काम किया है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े थे फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, कहाँ पे, चैप्टर 1 में, तो उसमें हमने इंडिपेंडेंस पढ़ा था। उसका मतलब क्या था, एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करना, मीन थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस को अवॉइड करना। तो वो चीज़ भी हम इस पैराग्राफ में हाईलाइट करेंगे कि हमने अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट किया है, मीन इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया। हाँ, समटाइम कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो किया उसका रेफरेंस भी देना पड़ता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो क्या है कि हमने बताना है कि हमने ऑब्टेन किए हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, किस लिए, टू बेस आर ऑडिट ओपिनियन, कि अपनी ऑडिट ओपिनियन को बेस करने के लिए हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, हमारी ओपिनियन एविडेंस की बेस पर है। तो जब कंपनी की फेवर में ओपिनियन दे रहे हैं तो तब हमने इस पैराग्राफ में क्या करना है, 3 बातें करनी है। नंबर 1, वर्क परफॉर्म्ड एज पर ISAs है, we have maintained our independence throughout the audit by complying ethical responsibilities, और तीसरा, we have obtained sufficient appropriate audit evidence to base our audit opinion। आइए पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर, क्या ख्याल है। सो क्या कहता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs, के हमने ISAs के अकॉर्डिंगली काम किया, पहली बात आ गई। Our responsibility under those standards are further described in auditor's responsibility for the audit of financial statements section of our report। मीन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है, कोई ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक और पैराग्राफ है उसके अंदर होंगी, तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी परफॉर्म की हैं। वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस with the International Ethical Standard Board for Accountant Codes of Ethics for Professional Accountant IESBA code, मीन हमने कौन से कोड फॉलो किए हैं, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statement in jurisdiction, and we have fulfilled our ethical responsibility in accordance with these requirements and the IESBA code।
तो बता दिया हमने अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया है, कोर्स ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट की है, कौन सी, जो IESBA ने हमारे लिए डिफाइन की। और तीसरी बात, वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ओपिनियन। क्या ख्याल है? तो मेनली तीन बातें। हाँ, अगर कोई चौथी बात साथ करना पड़ जाए तो वो क्या है कि वी हैव परफॉर्म्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन मेन ये तीन बातें करनी ही करनी है। सो टाइटल, उसके बाद एड्रेसी, उसके बाद ओपिनियन, उसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ आएगा की ऑडिट मैटर कैम के नाम से। की ऑडिट मैटर कैम, की ऑडिट मैटर। की का मतलब क्या है? चाबी नहीं। की का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट। तो की ऑडिट मैटर क्या है? इंपॉर्टेंट ऑडिट मैटर्स, इंपॉर्टेंट ऑडिट मैटर्स, सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर्स, फंडामेंटल ऑडिट मैटर्स। क्या? वो मैटर्स जिनके ऊपर ड्यूरिंग ऑडिट हमने बहुत ज्यादा काम किया है, वो क्या है? की ऑडिट मैटर्स। जिन्होंने हमारा बहुत ज्यादा दिमाग खाया है ड्यूरिंग द ऑडिट, वो क्या है? की ऑडिट मैटर्स। जिनसे रिलेटेड हमें बहुत सारी वेरिफिकेशन करना पड़ी है, वो क्या है? की ऑडिट मैटर्स। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें भी हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करना है। वो मैटर जो ड्यूरिंग ऑडिट हमने बहुत ज्यादा काम किया है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन की है, वो क्या है? की ऑडिट मैटर्स। हाँ, क्या हो सकते हैं मैटर्स? हाई रिस्की एरियाज हो सकते हैं। कैम क्या हो सकते हैं? बात करने लगे हम किसकी? कैम की। तो कैम क्या हो सकता है? कोई हाई रिस्की एरिया हो सकता है। ऑब्वियसली हाई रिस्की एरिया था तो उसके ऊपर हमने ज्यादा काम किया। या कोई हाई जजमेंटल एरिया हो सकता है, मीन जहाँ पे जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और हमने बहुत ज़्यादा काम किया, तो भी क्या है? कैम है। या कोई मटीरियल अकाउंट बैलेंस हो सकता है। मटीरियल मीन बड़ी अमाउंट वाला जो है वो अकाउंट बैलेंस था, तो उसके ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया, तो ये भी क्या है? कैम है। तो कैम को हमने क्या करना है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करना है। क्या हाईलाइट करना है हमने? इससे रिलेटेड तीन चीज़ें हाईलाइट करनी है। एक कैम मैटर, कैम का मतलब क्या है? हमने मैटर जो है वो हेडिंग देनी है। दूसरा हमने बताना है कि वाई कैम, कि क्यों कैम है, आइदर मटीरियल है, आइदर हाईली जजमेंटल है, या फिर हाई रिस्की एरिया। और तीसरा हमने क्या करना है? इसके ऊपर हमने बतानी है अपनी ऑडिट अप्रोच भी, कि हमने ड्यूरिंग ऑडिट इसको कैसे वेरीफाई किया है। ब्रीफ अपनी अप्रोच भी बतानी है। तो तीन बातें हमने बतानी है। कैम से रिलेटेड, की ऑडिट मैटर से रिलेटेड, मैटर भी मीन उसकी हेडिंग देंगे। सपोज गुडविल है तो गुडविल हेडिंग देती। वाई कैम, तो बताना है कैम क्यों है, शायद हाई रिस्की एरिया इसलिए कैम है, और हमने कैसे इसको ड्यूरिंग ऑडिट किया, अपनी ऑडिट अप्रोच, थोड़ा सा प्रोसीजर जो परफॉर्म किए वो भी बताने हैं। अब इसके फायदे क्या होंगे? वाई कैम, क्या ख्याल है कि कैम क्यों देना है? कहता है दो फायदे हैं इसके। एक क्या है? ट्रांसपेरेंसी। एक फायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? शफाफियत। मीन अगर ऑडिटर अपनी ऑडिट अप्रोच के बारे में लोगों को भी कम्युनिकेट करना चाहता है, खुला बातें बताना चाहता है, तो वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा काम किया गया है उनको आप ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट कर रहे हैं। जिससे क्या मीट होगी? ट्रांसपेरेंसी या कम्युनिकेशन टुवर्ड यूजर ऑफ द रिपोर्ट। ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, इससे क्या होगा? बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी होंगे। बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी होंगे किसके? यूजर ऑफ रिपोर्ट के। मीन ऑडिट रिपोर्ट के जो यूजर हैं, अब उनको ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ऑडिटर ने वाकई क्या क्या एरियाज हाई रिस्क की, जजमेंटल या मटेरियल थे, उनको कैसे कैसे वेरीफाई किया है। मीन वाकई सब कुछ इसने ये चीज़ें ठीक चेक की हैं। दिस मीन अब डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। सो कैम क्या है? की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर मीन मैटर सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू। मीन जिन पर ऑडिटर ने बहुत ज़्यादा काम किया वो क्या है? कैम। क्या हो सकते हैं कैम? कोई हाई रिस्की एरियाज हो सकते हैं,
या फिर हाईली जजमेंटल एरियाज हो सकते हैं, या फिर मटीरियल अकाउंट बैलेंसेस हो सकते हैं। वाई कैम, क्यों कैम देना है? नंबर 1 टू मीट ट्रांसपेरेंसी या कम्युनिकेशन टुवर्ड यूजर ऑफ द रिपोर्ट, या दूसरी रीजन क्या है? बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग फॉर यूजर ऑफ द रिपोर्ट। क्या देना है कैम के अंदर? 3 चीजें, मैटर भी, वाई इट इज कैम, रीजन भी, और तीसरा ऑडिट अप्रोच भी बतानी है। क्या ख्याल है? नो कैम, कहां पे कैम नहीं आएगा? क्या कैम हर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आएगा? नहीं, कुछ जगहों पे कैम नहीं आएगा। वो कहते हैं कैम आएगा सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में, अनलिस्टेड कंपनी में कैम नहीं आएगा। अनलिस्टेड कंपनी है तो कैम नहीं आएगा, लिस्टेड कंपनी में ये कैम आएगा, अनलिस्टेड में नहीं। दूसरा वो कहता है कि अगर आपने ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट दी है, ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट दी है, मीन क्वालिफाइड दी है, एडवर्स दी है या डिस्क्लेमर दी है, तो आपने रीजन जो है वो बता दी कहां पे? बेसिस फॉर ओपिनियन में। तो उसके अलावा फिर कोई कैम बचता है तो आप दोगे, वरना नहीं दोगे। तो मीन कैम नहीं आएगा कहां पे? एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर रिपोर्ट में। क्यों? डिस्क्लेमर में आपने क्या कह दिया? वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, मीन कुछ वेरीफाई नहीं हो तो पीछे कोई कैम बचता है? नहीं। एडवर्स में आपने क्या कह दिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रेंड फेवर, मीन पूरी की पूरी गलत है, तो पीछे कोई कैम बचा कि ऑडिट मैटर? नहीं, तो वहां पे फिर कैम नहीं आएगा। क्या ख्याल है? अनलिस्टेड कंपनी के लिए नहीं आएगा, या फिर एडवर्स डिस्क्लेमर रिपोर्ट की सूरत में नहीं आएगा। जब कहते हैं कैम नहीं आएगा फॉर स्मॉल कंपनीज, फॉर स्मॉल कंपनी हैविंग मिनिमल अकाउंट बैलेंसेस, मीन कंपनी ही छोटी है, उसके बैलेंस ही, अकाउंट बैलेंस ही छोटी छोटी अमाउंट के हैं, तो फिर कोई की ऑडिट मैटर शायद ड्यूरिंग ईयर नहीं होगा, तो वहां पे फिर कैम नहीं आएगा। सो की ऑडिट मैटर क्या है? और रिपोर्ट में हाईलाइट करना है तो क्या इस पैराग्राफ में देना है? मैटर भी, वाई कैम और ऑडिट अप्रोच भी। और अगर एक से ज्यादा मैटर है तो हर एक की हेडिंग देके सेपरेट सेपरेट बताया जाएगा। क्या ख्याल है? क्यों देना है? ये 2 फायदे हैं। हाँ, कहाँ पे कैम नहीं आएगा वो भी हमने कवर कर लिया। हाँ, यहाँ बॉडी रिपोर्ट के अंदर ये कैम का पैराग्राफ क्या है उसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर बताया गया। कहते हैं, the key audit matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statement as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. Mean opinion हमारी एक ही होती है, हर कैम के ऊपर separate opinion हमारी नहीं होती। हाँ, कौन कहता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये कैम देने हैं? एक स्टैंडर्ड है ISA 701 कैम का। अगर हम नोट्स में ही चलें तो हमें शायद कैम से रिलेटेड कुछ डिटेल भी मिलेगी। कहाँ पे? नेक्स्ट पेज में अगर हम जाएं तो हमें कैम की डिटेल मिल जाएगी। कैम देना है कहाँ पे? लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड में कैम नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर हैं क्या? दोज मैटर्स, की ऑडिट मैटर क्या है? Those matters that in auditor professional judgment were of most significance in the audit of the financial statement for the current period. Key audit matters are selected from matters communicated to those charged with the governance. Obviously important matter हम दो charged with the governance को भी communicate करते हैं। Determining key audit matter mean CAM क्या हो सकते हैं? Area of high risk of material misstatement जो है वो CAM हो सकता है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा था। एरियाज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट जजमेंट या अनसर्टेनिटी तो कैम वो हो सकता है। इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन विच अकर ड्यूरिंग द ईयर, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये भी कैम हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, मीन वो एरिया जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व है, मीन फिगर्स गेस की बेस पर लिखी गई हैं, एस्टिमेट की बेस पर लिखी गई हैं, तो वो भी क्या है? कैम है। प्रोविजंस वगैरह, या द एक्सटेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज नीडेड टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर, या उसको चेक करने में कोई स्पेशलिस्ट नॉलेज या स्किल्स चाहिए थी, कोई यूनिक नेचर के एसेट थे, तो वो भी क्या थे? कैम थे। तो कैम की क्या हो सकते हैं? कैम, व्हाट आर कैम्स? कैम्स क्या हो सकते हैं?
high risky areas where significant judgment is involved, area where significant even transaction occur during the year like a related party transaction या transaction made outside normal course of business, complexity या फिर subjectivity involved areas, और पांचवा क्या है, where specialist knowledge is applied. कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें मिल गई कैम की, क्या हो सकती हैं कैम, वैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट, यहाँ पे स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए रिवैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए, डेफर टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, न्यू आर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर फ्रेमवर्क विच हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, research and development costs, significant changes in business entities, valuation of specialized inventory. तो एग्जामिनर एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है, कैम को डिफाइन करके उसकी एग्जाम्पल दे दे, या कैम को डिटरमाइन करते वक्त क्या फैक्टर्स आपने कंसीडर करने हैं, तो रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट है, सिग्निफिकेंट जजमेंट है, या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर स्पेशलाइज स्किल और नॉलेज नीडेड है. क्या ख्याल है? पर्पज़ क्या है कैम के? दो पर्पज़ हैं, एक ट्रांसपेरेंसी मीट करना, कम्युनिकेशन करना, और दूसरा इसे क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र मिलेगी जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प देगी. कैम ऑडिट रिपोर्ट में कैसे आपने देना है, तो क्या करना है, आपने जो है वो एक सब हेड देना है कैम के अंदर किसका, मैटर का, और उसमें बताना है कि व्हाट इज़ कैम इन मैटर क्या है, वाई द मैटर इज कैम, क्यों ये कैम है, और तीसरा आपने क्या बताना है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म इन ऑडिट अप्रोच भी बतानी है. नो कैम, कैम कहाँ पे नहीं आएगा, तो अनलिस्टेड कंपनी में नहीं आएगा या डिस्क्लेमर रिपोर्ट की सूरत में नहीं आएगा. क्या ख्याल है? और नीचे उसने कुछ एग्जांपल दे दी कि कैम कैसे आप दोगे. डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड की ऑडिट मैटर में, इसमें क्या चीज़ें आप बताओगे, तो इंक्लूड अ रेफरेंस टू द रेटेड डिस्क्लोजर, मीन मैटर बताओगे, वाई कैम वो बताओगे, और ऑडिट प्रोसीजर आप बताओगे कि आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, उनके क्या आउटकम निकले, और उनसे आपने क्या ऑब्जर्व किया. मीन अप्रोच में क्या बताना है, प्रोसीजर परफॉर्म्ड, आउटकम ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एंड ऑब्जर्वेशन मीन आपने क्या की. क्या ख्याल है? तो हमने कैम से रिलेटेड कुछ बातें कर ली, और कैम जब भी आपने ऑडिट रिपोर्ट में देना है तो आपने पहले एक दफ़ा 2 चार्ट विद गवर्नर से डिस्कस भी करना है कि हम ये कैम ऑडिट रिपोर्ट में देने जा रहे हैं. सो ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स की हम बातें कर रहे हैं. टाइटल हो गया, एड्रेसी हो गया, ओपिनियन पैराग्राफ हो गया, बेसिस फॉर ओपिनियन हो गया, और उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया क्या, की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स. अब बात करने जा रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक और पैराग्राफ है जिसको नाम दिया गया है अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ का. अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ हमने बात की थी अदर मैटर पैराग्राफ में कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है, लेकिन जो अदर इंफॉर्मेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट है इसे भी हमने रीड रिव्यू करना है, ऑडिट नहीं करना. क्यों रीड रिव्यू करना है? देखना है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो इनकंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अदर मैटर पैराग्राफ में, और अगर इनकंसिस्टेंट है अदर इंफॉर्मेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने हाईलाइट करना है अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू. नहीं, वो चीज़ अब वहाँ से कट गई. अब अगर अदर इंफॉर्मेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट है तो उसको हमने अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू नहीं, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट करना है. अदर मैटर की अब वो 3 एग्जाम्पल रह गई. एक प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय डिफरेंट फर्म या नॉट ऑडिटेड, ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द सेम कंपनी, और ऑडिटर वांट टू लिमिट इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स पर्टिकुलर स्टेक होल्डर. वो जो चौथी एग्जाम्पल थी अदर इंफॉर्मेशन वाली, वो अदर मैटर के थ्रू हाईलाइट नहीं होगी, वो किसके थ्रू हाईलाइट किया जाएगा, उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट में एक नया पैराग्राफ आ गया अदर इंफॉर्मेशन के नाम से. चाहे अदर इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, चाहे नहीं है, दोनों सूरतों में ये पैराग्राफ आएगा. हाँ, अगर अदर इंफॉर्मेशन ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, 3 बातें करनी है इस पैराग्राफ के अंदर. एक हमने बात करनी है कि इस अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना या रिव्यू करना क्या है, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ISA 720. Our audit opinion is not modified by this other information. Audit opinion
इज नॉट मॉडिफाइड बाय दिस अदर इंफॉर्मेशन, क्यों? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होती है। और अगर अदर इंफॉर्मेशन ठीक है तो फिर हम क्या कहेंगे? देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, मीन सब कुछ ठीक है। हाँ, अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत है, चेयरमैन कह रहा है हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का प्रॉफिट डबल किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 20% इंक्रीज नजर आ रहा है, और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किए वो बिल्कुल ठीक है, तो इस मीन ये चेयरमैन स्टेटमेंट गलत है। तो उस में हम क्या लिखेंगे? देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन एज चेयरमैन सेइंग प्रॉफिट हैज बीन डबल्ड व्हाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ओनली 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट। मीन अदर इंफॉर्मेशन में जो बात गलत है वो आपने यहां पे करनी है। अगर ठीक है तो फिर क्या लिखना है? देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अगर कोई बात गलत है तो फिर कैसे मेंशन करेंगे? देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन एज दिस। तो तीन बातें करनी इस पैराग्राफ के अंदर कि इसे रीड करना, रिव्यू करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर ISA 720, बट डू नॉट ऑडिट। आवर ऑडिट ओपिनियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, क्या कह रहा है? इज नॉट मॉडिफाइड की बजाय आप क्या वर्ड यूज कर लो? इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अदर इंफॉर्मेशन, क्यों? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होती है। और तीसरा, अगर ये अदर इंफॉर्मेशन ठीक है तो फिर देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, अगर ये ठीक नहीं है तो देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, और क्या गलत है बात वो फिर आप एक्सप्लेन करोगे। तो टाइटल की बात हो गई, एड्रेस ही हो गया, ओपिनियन हो गया, बेसिस फॉर ओपिनियन हो गया, उसमें क्या तीन बातें करनी हमने बात कर ली। कैम में क्या तीन बातें करनी है, कैम को हमने डिटेल में कवर कर लिया, क्या कैम होते हैं, एग्जांपल्स कवर कर ली, क्यों देना है कैम, कहाँ पे कैम नहीं देना, क्या ख्याल है। और अप्रोच में हमने तीन बातें करनी है, क्या तीन बातें करनी है? प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, क्या ख्याल है, कंक्लूजन रीच्ड और ऑब्जर्वेशन, क्या हमने ऑब्जर्व किया उसके बाद, और अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ की बात आ गई। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसे नाम दिया गया है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, जिसमें हम बताएंगे कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, क्यों। कहीं पे चैप्टर 1 में एक टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन गैप, कि जनता जो समझती है और हमारा जो ट्रू काम है इसमें जो डिफरेंस है वो क्या था? एक्सपेक्टेशन गैप, कि जनता समझती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हमारा काम है, तो नहीं, इस पैराग्राफ में हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपनी की मैनेजमेंट का काम है। जनता समझती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना हमारा काम है, नहीं, इस पैराग्राफ में हम बताएंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर को इंफॉर्मेशन एडिटिंग को ऑडिट प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स पर्सोनल प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है। और एक पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, कंपनी की गोइंग कंसर्न को असेस करके उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ये भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। तो मेनली तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और तीसरी असेसिंग द गोइंग कंसर्न असम्पशन ऑफ द कंपनी। हाँ, ये पैराग्राफ भी पढ़ते हैं, क्या है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, वर्डिंग जस्ट पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ट विद गवर्नेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS and for such internal controls as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements are free from material misstatement में internal control system implement करना भी management की responsibility है, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing as applicable matter relating to going concern, and using the going concern basis for accounting unless management either intend to liquidate the company, to cease operations, or has no realistic alternative to do so. तो ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। दो चार्ट गवर्नेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को भी ओवरसी करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो मेनली तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बतानी है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और असेसिंग कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। सो टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आ गया ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ।
जिसमें अब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है, क्यों बतानी है? अगेन एक्सपेक्टेशन गैप को कवर करने के लिए कि हम भाई जो भी काम करते हैं पर ISAs करते हैं, अपनी मनमर्जियाँ नहीं करते। क्या ख्याल है? जो भी काम करते हैं वो वर्क जो है वो पर ISAs करते हैं, और हम क्या करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, कोई गारंटी नहीं देते। और रीजनेबल क्या होती है? हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और हम क्या करते हैं? हम अपने वर्क को प्रॉपर्ली प्लान भी करते हैं, और प्लान करते वक्त रिस्क असेसमेंट करते हैं, मीन प्लानिंग करते हैं, और क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट करते हैं। और हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं क्या? कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी। और हम क्या करते हैं? 100% टेस्टिंग नहीं करते, क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और मैनेजमेंट की जो एस्टीमेट है, जजमेंट है, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं कि रीजनेबल है या नहीं। तो क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं क्या? रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट या फिर जजमेंट। और हम इंश्योर करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई हैं। ये क्या करते हैं? पर ISAs काम करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, गारंटी श्योरिटी नहीं, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट करते हैं, कंट्रोल सिस्टम को भी इवैल्यूएट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मीन 100% काम नहीं करते। और अकाउंटिंग एस्टीमेट जजमेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो रीजनेबल है या नहीं है। आज देखते हैं क्या है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में मेन बातें सिर्फ अभी हम पिक करेंगे। So auditor responsibility, our objective are to obtain a reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is not a high-level assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs के accordingly काम करते हैं. Always detect material misstatement when it exists. Misstatement can arise from fraud and error and are considered material if individually or in aggregate. They could reasonably be expected to influence the economic decision of a user taken on the basis of financial statement. As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism. मीन हम ये भी मेंटेन रखते हैं, ये भी बताएंगे इसके अंदर। आइडेंटिफाई करते हैं क्या? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्टेन करते हैं क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इवैल्यूएट करते हैं क्या? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड जजमेंट मेड। कंक्लूड करते हैं क्या? एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस भी, मीन मैनेजमेंट की असेसमेंट गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। इवैल्यूएट करते हैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। क्या ख्याल है? और हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं दो चार्ट विद गवर्नेंस को, क्या मसले जो ड्यूरिंग ऑडिट हमें नज़र आते हैं सिग्निफिकेंट। क्या ख्याल है? तो ये कोई मैनेजमेंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 5-6 लिखनी आनी चाहिए, तो कोई 6 को पॉइंट एक दफ़ा हाथ से लिख लेने हैं। उसके बाद क्या आ गया? जिसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में एक कंटेंट आ गया अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन समटाइम कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि सपोज आपने ये चीज़ें भी ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करनी है। लाइक अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2017 की, तो वो कहता है जी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपने 4 चीज़ें और भी हाईलाइट करनी है। क्या हाईलाइट करनी है? आपने बताना है कि क्या कंपनी ने वाकई ही बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए थे। क्या बताना है कि वाकई ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन प्रिपेयर की गई हैं। बताना है कि अगर कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर हुए हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हुए हैं। बताना है कि कंपनी के अंदर से ज़कात डिडक्ट हुई है और ज़कात एंड उशर एक्ट के अकॉर्डिंगली सेंट्रल ज़कात फंड में पे भी हुई है। कौन कहता है? कंपनी एक्ट कहता है ये 4 बातें बतानी है। तो ये चारों बातें फिर हम कहाँ पे बताएंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। हाँ, बाहर के कंट्रीज में शायद ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पैराग्राफ नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है करंट लॉ के अकॉर्डिंगली कि आपने ये चीज़ें भी ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करनी है,
जो पाकिस्तान में है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए फिर क्या पैराग्राफ यूज किया गया है, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जरूरत है तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, ऑडिटर का नेम और सिग्नेचर। मेनली एंगेजमेंट पार्टनर का नाम और सिग्नेचर होते हैं। हाँ, रिपोर्ट ये समटाइम पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है या फिर नॉर्मली फर्म की तरफ से होती है, मीन इसे ऑन कौन कर रही होती है, फर्म। उसके बाद ऑडिट फर्म का एड्रेस, मीन फर्म का नाम और एड्रेस, क्यों, फर्म की तरफ से रिपोर्ट है। और उसके बाद डेट, किस डेट को हमने रिपोर्ट साइन की है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि जो डेट है ये ऑलवेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने के बाद वाली डेट होनी चाहिए। मीन पहले कंपनी की मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करेगी, क्यों, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हमारी रिपोर्ट है ना, तो इसलिए फिर ये डेट भी क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने के बाद वाली डेट होनी चाहिए। कभी भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने से पहले वाली डेट नहीं होनी चाहिए। तो क्या कंटेंट है स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, जिसमें 3 बातें करनी है कि हमने जो काम किया एज पर ISAs किया है, अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट की है और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की है। की ऑडिट मैटर, जिसमें 3 बातें करनी है, मैटर भी, हेडिंग उसकी, सब हेड, वाई कैम बताना है, और साथ ऑडिट अप्रोच जिसमें प्रोसीजर परफॉर्म, कंक्लूजन रीच और ऑब्जर्वेशन बतानी है। अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, जिसमें 3 बातें करनी है कि इसे रीड करना, रिव्यू करना पर ISA 720 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑडिट ओपिनियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अदर इंफॉर्मेशन, और अगर ठीक है तो देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, गलत है तो देयर इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेनली 3 बतानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन और असेसिंग कंपनी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने काम पर ISAs किया है, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गारंटी नहीं, वर्क को प्लान करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इवैल्यूएट करते हैं रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड जजमेंट मेट। क्या ख्याल है, और क्या करते हैं, और हम कंपनी की मैनेजमेंट की जो असेसमेंट गोइंग कंसर्न है उसे भी इवैल्यूएट करते हैं। तो 5-6 बातें हमें लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिक्वायरमेंट है लीगल तो आएगा, वरना नहीं। ऑडिटर का नेम, सिग्नेचर, ऑडिटर एड्रेस और डेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने के बाद वाली होनी चाहिए, पहले वाली डेट नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है, ये क्या थे कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि अगर रिपोर्ट मॉडिफाई होगी तो फिर कंटेंट्स क्या होंगे। अगर रिपोर्ट मॉडिफाई होगी तो फिर कंटेंट क्या होंगे। रिपोर्ट मॉडिफाई होगी और बाय इंक्लूडिंग पैराग्राफ अगर होगी, बाय इंक्लूडिंग पैराग्राफ होगी, तो पैराग्राफ क्या होगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ। क्या ख्याल है, तो अगर तो आपने ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर देना है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर जो है वो ऑलवेज आएगा कहां पे, कैम से पहले। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहां पे आएगा, कैम से पहले। और अगर अदर मैटर पैराग्राफ देना है तो आएगा सबसे एंड पे। सबसे एंड पे कहां पे, ये अदर रिपोर्टिंग पैराग्राफ के बाद अदर मैटर पैराग्राफ, OMP अदर मैटर पैराग्राफ, EOMP एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। हाँ, अगर एक ही रिपोर्ट में दोनों आने, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी और अदर मैटर भी, तो फिर ये दोनों इकट्ठे आएंगे। पहले एम्फेसिस मैटर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अदर मैटर आएगा। नहीं, रिपोर्ट में सिर्फ एम्फेसिस ऑफ मैटर है तो आएगा कैम से पहले, सिर्फ अदर मैटर है तो कहां पे आएगा, कैम के बाद। और एक चीज माइंड में रखनी है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर और कैम में डिफरेंस क्या है। एम्फेसिस ऑफ मैटर और की ऑडिट मैटर में डिफरेंस क्या है। एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या है, मैटर सिग्निफिकेंट फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। की ऑडिट मैटर क्या है, मैटर सिग्निफिकेंट फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ख्याल है। हाँ, अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है तो अल्टीमेटली, या एम्फेसिस ऑफ मैटर है तो की ऑडिट मैटर भी होगा। इसी शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो उसे अगर आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर में लिख दिया है तो कैम में उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। मीन वो मैटर जिसको आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर में हाईलाइट कर दिया है उसे कैम में रिपीट नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है।
बेसिस मैटर क्या है? मैटर इंपॉर्टेंट फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटल सिग्निफिकेंट फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। कैम क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और वो मैटर जो फेसिस ऑफ मैटर है शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो ऑडिटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसे फिर कैम में रिपीट नहीं किया जाएगा। इन फेसिस ऑफ मैटर में हम मैटर को सिर्फ क्या करते हैं? रेफर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, साथ कोई ऑडिट अप्रोच नहीं बताते। जबकि की ऑडिट मैटर में हम मैटर साथ ऑडिट अप्रोच भी बताते हैं। क्या ख्याल है? इन फेसिस मैटर ऑलवेज अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ आएगा, जबकि कैम क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी आ सकता है। ये तीन डिफरेंसेस, वो मैटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मैटर को सिर्फ हाईलाइट करते हैं, जबकि उसमें हाईलाइट के साथ ऑडिट अप्रोच भी बताते हैं। बेसिस मैटर ऑलवेज अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ, जबकि कैम क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी आ सकता है। और वो मैटर जो अदर मैटर में आपने हाईलाइट कर दिया, हो सकता है वो की ऑडिट मैटर भी था, मीन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट था, तो उसे भी फिर आपने कैम में रिपीट नहीं करना। क्लियर होती बात? अब बात करते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे, जिसमें फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर नहीं होता, तो यही सारे कंटेंट क्वालिफाइड रिपोर्ट के होंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ये जो ओपिनियन पैराग्राफ है इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन देने जा रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर ओपिनियन का नाम हो जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। स्टैंडर्ड वर्डिंग में नाम क्या है? ओपिनियन का ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन का बेसिस फॉर ओपिनियन। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड विद एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन देने जा रहे हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन, इसका बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स रिपोर्ट देने जा रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा एडवर्स ओपिनियन, और इस पैराग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर रिपोर्ट देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या हो जाएगी? डिस्क्लेमर ओपिनियन, और इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मीन कंटेंट सारे यही रहेंगे क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर रिपोर्ट की सूरत में, लेकिन सिर्फ इन दो पैराग्राफ के नाम चेंज होंगे। एक एक्स्ट्रा जो चेंज आएगी वो कहां पे आएगी? बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर, कि अगर आप रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहे हो, एडवर्स दे रहे हो या डिस्क्लेमर दे रहे हो, तो बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर ये तीन बातें तो आएंगी ही आएंगी, साथ इसके कुछ बातें और भी आएंगी। क्या और बातें आएंगी? कि आपको बताना पड़ेगा मैटर जिसकी बेस पर आपने जो है वो रिपोर्ट क्वालिफाई की, मसला क्या है। साथ आपको बताना पड़ेगा उसमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है और यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज कंपनी ने जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, तो मैटर क्या है? एसेट डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर IAS 16, एसेट शुड बी डेप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड कंपनी हैव नॉट प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। साथ आपको बताना पड़ेगा क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मीन अमाउंट भी बताना पड़ेगी मिस स्टेटमेंट की, कि कितनी अमाउंट की मिस स्टेटमेंट हो रही है, मीन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा कितनी अमाउंट की बनती है जो उन्होंने नहीं चार्ज की। साथ आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको क्वांटिफिकेशन के साथ साथ जो है वो ये भी बताना पड़ेगा कि मैटर मटीरियल या परवेसिव कैसे है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। क्या ख्याल है? सो मैटर भी बताना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है तो वो भी डिस्कस करना है, क्वांटिफिकेशन भी देनी है, साथ आपने क्या बताना है? इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन इस मैटर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा अकाउंट बैलेंस कितना कितना इफेक्ट हो रहा है। सपोज इतने से एसेट भी ओवरस्टेट हो रहा है, इतने से एक्सपेंसिव अंडरस्टेट हो रहा है, प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद ये मैटर मटीरियल है, ये परवेसिव है, ये आपने कैसे जज किया, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। मीन जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगी कि अगर आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो तो मैटर जो है वो मटीरियल कैसे है, आइदर इस % ऑफ प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ये टोटल एसेट है, या अगर आप एडवर्स रिपोर्ट देने जा रहे हो तो मैटर परवेसिव कैसे आपने देख लिया कि कैसे ये होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। कब? जब ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे हो,
कंपनी के अगेंस्ट दे रहे हो, चाहे एक्सेप्ट फॉर है, चाहे एडवर्स है, चाहे डिस्क्लेमर है, तो आपको बेसिस और ओपिनियन में ये 3 बातों के साथ साथ ये 5 बातें और करनी है। मैटर भी बताना है जिसकी बेस पर ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई इन्वॉल्व है तो वो भी आपने बताना है, नहीं है तो नहीं बताना, क्वांटिफिकेशन मीन अमाउंट भी आपने बतानी है, उसका इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताना है कि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट हो रही है, कौन कौन सी कहाँ पे हो रही है, और मैटर को आपने मटीरियल कैसे जज किया है इन केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, या परवेसिव कैसे जज किया इन केस ऑफ डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन, तो उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। हाँ, अगर रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे तो फिर बेसिस और ओपिनियन में ये 3 बातें ही आनी है कि हमने जो काम किया अकॉर्डिंग टू IAS किया, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट किया, इंडिपेंडेंस मेंटेन रखी है, और साथ हमने क्या किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बेस आवर ओपिनियन भी ऑब्टेन किया। क्या ख्याल है बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या बातें आएंगी? अब वो कहता है कि एक ऐसा मैटर जिसकी बेस पर आपने ओपिनियन क्वालिफाई की है, तो उसको आपने एक्सप्लेन कहां पे किया, बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर। तो अल्टीमेटली ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से की भी था, इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसे अब आपने कैम में रिपीट नहीं करना। उसके अलावा अगर कोई की ऑडिट मैटर है तो कैम में लिखो, अगर उसके अलावा और कोई मैटर नहीं है तो कैम में क्या लिख दो, देयर इज नो की ऑडिट मैटर एक्सेप्ट मैटर एक्सप्लेन्ड इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। बस वही एक की ऑडिट मैटर था और वो गलत था, तो हमने क्या कर दिया, इसकी बेस पर ओपिनियन क्वालिफाई कर दी। तो रीजन कहाँ पे बता दी, कैम के अंदर। मीन वो मैटर जो बेसिस फॉर ओपिनियन में एक्सप्लेन हो गया है, इम्फेसिस ऑफ मैटर में हाईलाइट हो गया है, या अदर मैटर में हाईलाइट हो गया है, तो उसे कैम में रिपीट नहीं करना। हाँ, वो तीनों मैटर कैम की ऑडिट मैटर थे, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थे, लेकिन जब इम्फेसिस ऑफ मैटर में आ गया तो कैम में नहीं आएगा, बेसिस और ओपिनियन में आ गया तो कैम में नहीं आएगा, उसके अलावा कोई और मैटर है तो वो कैम में आएगा, अदर मैटर में आ गया तो कैम में रिपीट नहीं होगा। क्लियर होती बात? हाँ, अब बुक में देखते हैं क्या हैं कंटेंट्स ये ऑडिट रिपोर्ट के। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ तो चैप्टर के स्टार्ट में आपको ये कुछ डब्बाज में कंटेंट्स मिल जाएंगे। टाइटल है, पहले एड्रेसी है, किसको एड्रेस की जाती है, उसके बाद ओपिनियन है, उसके बाद बेसिस फॉर ओपिनियन है, क्या बातें आपने करनी है। ये एक पैराग्राफ अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने के बाद कवर करेंगे, अभी समझो ये पैराग्राफ है ही नहीं, वैसे भी कंपलसरी नहीं है ये। उसके बाद इम्फेसिस ऑफ मैटर अगर है तो कैम से पहले आएगा, उसके बाद कैम है, अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ है जिसमें आपने बातें करनी है कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे रीड करना, ओपिनियन इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती, और अगर ठीक है गलत है तो हमने मटीरियल मिसस्टेटेड है या नहीं वो बात करनी है। मैन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 3 आ गई हमारे पास, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ब्रीफ आ गई, मीन क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया, अदर मैटर अगर आएगा तो इसके बाद आएगा नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर मीन ऑडिटर का नेम, सिग्नेचर, ऑडिटर का एड्रेस, और उसके बाद डेट जो क्या होनी चाहिए, शेल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन डेट ऑन विच ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मीन एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद रिपोर्ट साइन करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूव होने के बाद वाली डेट होनी चाहिए। क्या ख्याल है? सो ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म्स हमने डिस्कस कर ली। अब इन कंटेंट्स के अंदर से कुछ रटा आपने जो है वो लर्न करना है। क्या रटा लर्न करना है, ये बेसिस और ओपिनियन के अंदर क्या 3 बातें आती हैं, कैम के अंदर क्या 3 बातें आती हैं, कैम की जजमेंट कैसे होगी, कैम की एग्जांपल्स, कैम क्यों देना है, फ़ायदा क्या है, कहाँ पे कैम नहीं आएगा। रटा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हो सकते हैं 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के लिए। अदर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में क्या 3 बातें होनी चाहिए। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑडिट चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ 5-6 हमें लर्न करनी है। इसके अलावा क्या लर्न करना है, हमने कुछ चीज़ें और भी लर्न करनी है। क्या करनी है, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करेंगे। पहले हम ऑडिट रिपोर्ट के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर बाकी चीज़ों की तरफ चलेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे।